सोलर सिस्टम हमारा टॉपिक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना बेटा, इसमें तीन चीजें हैं। लिखना शुरू करें बेटा। आप सोलर सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें हैं बेटा। नंबर वन हमारे पास स्टार होंगे। नंबर वन हमारे पास बेटा क्या होंगे? स्टार होंगे। लिखें जरा, स्टार्स होंगे बेटा हमारे पास। क्या होंगे? स्टार होंगे। नंबर टू हमारे पास प्लेनेट होंगे। नंबर दो हमारे पास प्लेनेट होंगे जिन्हें हम सितारे कहते हैं। ये हमारे पास सितारे, ये हमारे पास सितारे। नंबर तीन हमारे पास सैटेलाइट होंगे। नंबर तीन हमारे पास सैटेलाइट होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? मून भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मून भी कहते हैं, सैटेलाइट। तो तीन चीजें हैं मेजर। इसके अलावा भी होते हैं हमारे पास, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से वो बाकी चीजें भी होती है, लेकिन मेन जो हमारे पास पोर्शन है सोलर सिस्टम का वो इन तीन चीजों पे मुश्तमिल होता है। अब स्टार्स क्या होती हैं, थोड़ा सा यहां से कमीशन देखिए। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी हम ये सारे का सारा हम पढ़ रहे हैं कमीशन के एग्जाम के हवाले से, स्पेशली वन पेपर के हवाले से। कि वन पेपर के जो पीपीएससी, एफपीएससी या बाकी जो प्रोवेंस के आपके कमीशन के एग्जाम होते हैं, उनमें एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं एक टॉपिक से। तो पूरा टॉपिक करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास बेटा स्टार्स हैं। स्टार्स के हवाले से अब कमीशन क्या क्या सवाल पूछता है। अच्छा, इसमें वो स्टार्स में हमारे पास बेटा आएगा सन। सबसे पहले लिखें, स्टार में हमारे पास बेटा क्या होगा? सन होगा। पूछता है पेपर में कि सन जो है ये क्या है हमारे पास? सन हमारे पास क्या है जी? सन हमारे पास स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है। इस तरह से पूछेगा। तो स्टार में हमारे पास बेटा सन आएगा। ये जो सितारे हमें नजर आ रहे होते हैं, ये स्टार, उसकी स्टार की बात नहीं हो रही है। तो स्टार में हमारे पास बेटा क्या होगा जी? सन होगा। सन बेसिकली क्या है? एक स्टार है। स्टार की मतलब आप कह लेंगे स्पेसिफिकेशन क्या है? स्टार की हमेशा अपनी रोशनी होती है। ये लिख लेना। स्टार्स में बेटा क्या होती है? इनकी अपनी रोशनी होती है। सन की अपनी रोशनी होती है। स्टार अगर सन है तो सूरज क्या करता है? रोशनी खुद खारिज करता है। तो स्टार्स की अपनी रोशनी होगी। प्लेनेट की रोशनी नहीं होगी खुद की, ना सैटेलाइट की खुद की रोशनी होगी। ये दोनों रोशनी लेती हैं किससे? सूरज से। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। तो स्टार्स का क्या है जी? रोशनी होगी अपनी। अच्छा, अब हमारे सन जो है इसमें रोशनी कैसे पैदा हो रही है? रोशनी कैसे पैदा हो रही है बेटा? ये हमारे पास अगर सन है, बनाने कोई भी मैप, अगर ये हमारे पास बेटा सन है, तो हमारे सन में ना दो चीजें मेजर हैं। एक हमारे पास हीलियम है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इस वक्त तकरीबन जो है ना हमारे पास 71% के करीब है। हीलियम जो है तकरीबन 21% के करीब है। बाकी कुछ गैसेज हैं। तो हमारे सूरज में हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन ज्यादा है तो सूरज की रोशनी कैसे पैदा होती है? तो सूरज की रोशनी पैदा हो रही है बेटा, एक रिएक्शन होता है सूरज के अंदर, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन एक होता है फिशन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। दोनों बता देता हूं आपको, सवाल बनते हैं बेटा यहाँ पे। फ्यूजन रिएक्शन जो होता है हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? फिशन और फ्यूजन दोनों एक दूसरे के उलट हैं। फिजिक्स के जो लोग हैं उन्हें पता होगा। फिशन रिएक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है हीलियम का, मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल टूट जाता है छोटे मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन में, प्लस साथ में एनर्जी खारिज होती है। ये है हमारे पास फिशन रिएक्शन कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाएगा छोटे मॉलिक्यूल में और साथ में एनर्जी खारिज होगी। ये फिशन रिएक्शन है। ये कहां पे होता है? एटॉमिक बम में। पूछता है पेपर में सवाल कि एटॉमिक बम में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? तो एटॉमिक बम में फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। अब इसके उलट है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन इसके उलट है। ये छोटे छोटे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, साथ में एनर्जी खारिज करते हैं। साथ में एनर्जी खारिज करते हैं। उसके उलट है। तो फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिले और क्या बनाया? बड़ा मॉलिक्यूल बनाया हीलियम का। तो ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन किस में हो रहा है? सूरज में। पूछता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो सूरज में हमेशा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। और ये हाइड्रोजन बम में भी यही हो रहा है। ये भी पेपर में पूछा कि हाइड्रोजन बम में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? तो हाइड्रोजन बम में भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन मिल रहा है फ्यूजन रिएक्शन के जरिए और बना रहा है हीलियम। बदले में क्या हो रही है? एनर्जी खारिज हो रही है। ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, जो इस वक्त 71% रह गया है,
ये कम होता जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन तब्दील हो रहा है हीलियम में, इसका मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है, हीलियम बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही है ना। तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा हीलियम ही हीलियम होगा। हीलियम क्या, ठंडी गैस है। जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और हीलियम में तब्दील हो जाएगा वो, तो फिर हमारा सूरज रोशनी देना खत्म कर देगा। जब रिएक्शन ही रुक जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन, तो हमारा जो सूरज है उसकी हालत सफेद हो जाएगी, व्हाइट। सवाल भी बनाया पेपर में। तो उस कंडीशन को, सूरज की उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, व्हाइट ड्वार्फ कहेंगे। व्हाइट ड्वार्फ हजारों साल बाद ये होगा, साइंसदान ये कहते हैं। शुरू शुरू में हाइड्रोजन ज्यादा था, रिएक्शन ज्यादा हो रहे थे, हीट भी ज्यादा पैदा हो रही थी। तो जब कोई चीज ज्यादा गर्म होती है तो वो लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। तो ये सूरज जो था इसे हम क्या कहते हैं, रेड ड्वार्फ कहते थे, रेड ड्वार्फ, लाल। अभी पूछता सवाल ये बना है कि अभी जो सूरज की कंडीशन है वो कौन सी है, तो अभी येलो ड्वार्फ है। जो रोशनी है सूरज हमें येलो कलर का नजर आता है। तो अभी कुछ इसकी परसेंटेज कम हो गई है, हीट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आजकल की जो सूरज की कंडीशन है उसे हम क्या कहेंगे, येलो ड्वार्फ कहेंगे। रेड ड्वार्फ था पहले, आज येलो ड्वार्फ है। हजारों साल बाद व्हाइट ड्वार्फ हो जाए, रोशनी आना ही बंद हो जाएगी। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब जब रिएक्शन हो रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पूछता है कि इनर में, सूरज का जो इनर कोर है या जो इसके सेंटर है उसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है सेंटर में। जबकि आउटर, बाहर सूरज का टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ा सवाल बने हैं सारे। तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर टेम्परेचर है सूरज का, जबकि इनर टेम्परेचर तकरीबन 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बेटा बताया जाता है। तो ये इस तरह से जो है ना सूरज रोशनी पैदा करता है और इस तरह से ये चलता है। तो ये सूरज के हवाले से, सन के हवाले से सवाल आपके बनेंगे। सन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी प्लेनेट। अब हम जरा प्लेनेट बोल, असल में सोलर सिस्टम में हमने प्लेनेट के बारे में सीखना था आज। प्लेनेट के हवाले से वो पूछता है सवाल बहुत सारे। सन का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि हिस्सा है सोलर सिस्टम का, तो थोड़ा सा मैंने उसको आपको टच दिया है ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा यहाँ से वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं हमसे। इसे मैं रेज करता हूं और अब थोड़ा सा मैं आपको प्लेनेट के हवाले से बताता हूं। ये स्पेस थोड़ी सी मुझे खाली करनी पड़ेगी यहाँ से, आप लोगों ने तो लिखा ही होगा, तो ये थोड़ा सा जो है ना जी आप बना लें। अब जरा आप देखते हैं बेटा प्लेनेट के हवाले से। प्लेनेट सियारे, हमारी जमीन भी क्या एक प्लेनेट है। पूछता है सवाल कि अर्थ क्या है, स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है। तो अर्थ जो हमारी जमीन है ये क्या है, प्लेनेट है, सियारा है। क्या है, सियारा। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज से रोशनी लेती है, ये सूरज से रोशनी लेते क्योंकि इनके अंदर कोई फिशन फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो हमारे बेटा जो प्लेनेट हैं, जो सियारे हैं इस वक्त हमारे, वो कितने हैं जी, ये सवाल लिखें जरा। तो हमारे बेटा जो सियारे हैं ना वो 8 हैं। प्लेनेट इस वक्त कितनी है दुनिया में, सवाल बनेगा। तो 8 प्लेनेट है, उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, तरतीब कैसे है उसकी याद रखनी है आपने। आसान से एक लफ्ज बना के देता हूं आपको मैं, जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा बेटा। लिखें जरा, एम एम वैम, वी ई एम, एम फिर वैम, एम वैम, उसके बाद हमारे पास सेंटर में जे, फिर हमारे पास सन, एम वैम जे सन। तो ये बेटा एक लफ्ज याद रखेंगे ना, आपको जिंदगी में कभी इनकी तरतीब का इशू नहीं होगा। माई मदर और फलां फलां वो पता नहीं क्या, पहले उस सेंटेंस को याद करो रट्टा लगा के, फिर उससे बनाओ जी क्या बनता है। लोगों ने बनाए हुए हैं बहुत सारे। ये आसान से, जब एक चीज देखिए, हमेशा अपने कमीशन के एग्जाम में चीजों को आसान करके याद करना होता है। हमेशा कोशिश करें चीजों को आसान करके पढ़ें, अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ें, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। देखिए बचपन में हमें हमारी नानी ने, दादी ने कोई कहानी सुनाई होगी, आज भी आपको याद होगी। क्यों, वजह क्या थी, जबकि आप आज कुछ पढ़ते हैं तो सुबह आपको याद ही नहीं होता। ऐसे होता है कि नहीं होता। उसकी वजह 2 ही थी बस, एक वो आपकी मदर लैंग्वेज में थी, दूसरा आपकी इंटेंशन, आपने जिस तवज्जो के साथ वो सुनी वो आपके दिमाग में प्रिंट हो गई। ये एक्सपेरिमेंट आज करके देख लें आप, अपनी स्टडी के साथ, अपनी मदर लैंग्वेज में और इंटेंशन के साथ, आपको वो भी कभी नहीं भूलेगा। करके तो देखें। खैर,
वह जे सन बेटा 8 प्लैनेट है हमारे, 9 नहीं है। 9वें को निकाल दिया था हमने 2006 में, प्लूटो को हमने 2006 में निकाल दिया था। अब हमारे पास ये 8 है, 4 और 4 8, एम वेम जे सन, 2-3 दफा रिवाइज करेंगे, सारी जिंदगी नहीं आपको बोलेगा। अब जरा हम देखते हैं, मैं मैप बनाता हूं क्योंकि हमें मैप बनाना पड़ेगा इनके बारे में। 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे जी, सूरज बनाएंगे, क्योंकि ये बात सूरज से शुरू होगी। तो यहाँ पे बेटा सूरज बना दे, आपको नजर आ रहा है इधर से सन, यहाँ पे आप क्या करें जी, सन बना ले बेटा एक साइड पे, क्योंकि हमने जो है ना प्रॉपर इसे बनाना है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, सन है। ये क्या है बेटा हमारे पास, सन है, सूरज है, बना लेना। क्योंकि ये जो प्लेनेट है ना बेटा हमारे पास, ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सारे के सारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं प्लेनेट। अच्छा, प्लेनेट के हवाले से 2 बातें चले पहले हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप बनाने से पहले ना थोड़ा सा हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आगे निकले। जो हमारे प्लेनेट है ना बेटा, ये 2 तरह की हरकत कर रहे हैं, 2 तरह से मूव कर रहे हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास रोटेशन, नंबर 1 है हमारे पास रोटेशन, और नंबर 2 है हमारे पास रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन 2 तरह से इनकी मूवमेंट है प्लेनेट की। रोटेशन, रोटेट करना, जैसे अगर ये हमारे पास क्या है जी, दुनिया है, ये हमारे पास क्या है जी, वर्ल्ड है। अगर इसकी मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है जी, वर्ल्ड है। तो डायरेक्शन निकालने जरा, सामने हमेशा नॉर्थ होता है, बैक साइड पे साउथ होता है। फिर वी लिखें, डब्ल्यू ई, जिस साइड पे डब्ल्यू है वो वेस्ट है, जिस साइड पे ई है वो ईस्ट है। तो ये इस तरह से जमीन क्या करी, अपने गिर्द घूम रही है, जमीन अपने गिर्द घूम रही है। उसे हमने क्या कहा, रोटेशन कहा। उसे हमने क्या कहा बेटा, रोटेशन कहा। इस तरह से अपने गिर्द घूमी जा रही है, सेंटर ये अपने गिर्द, जिस तरह पंखा रोटेट कर रहा होता है। तो सूरज, ये जो हमारी जमीन है, ये जो अपना रोटेशन मुकम्मल करती है, उससे हमारे डेज एंड नाइट बनते हैं। थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर अलग से लेक्चर मेरा मौजूद है। डेज एंड नाइट, दिन और रात हमारे बनते हैं किससे, रोटेशन से। क्योंकि जमीन अपनी एक रोटेशन 24 घंटों में मुकम्मल करती है, 24 आवर्स। यहां से अगर इसने घूमना शुरू किया पॉइंट ए से, दोबारा उस पॉइंट ए पे जब घूम के आई, कितना टाइम लगाया इसने, 24 घंटे लगाए। 24 घंटे में हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जब सियारे अपने गिर्द घूमेंगे तो दिन और रात बनेंगे आगे चल के, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, किस प्लेनेट पे होता है, सबसे छोटा दिन किस पे होता है। ये आगे सवाल आएंगे, बनेंगे। फिर वो पूछता है इनकी रोटेशन, जो जमीन की रोटेशन है या प्लेनेट जो हमारे हैं, इनकी रोटेशन किस तरह से है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सवाल बनते हैं बेटा। तो याद रखिएगा, हमारी जो जमीन है ना बेटा, इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है, जो हमारे प्लेनेट हैं सिवाय 2 के, बाकी जो 6 प्लेनेट है वो इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मगरिब से मशरक की तरफ। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चले, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सब्र से बैठे बेटा, सब्र क्या करें, हर चीज इंशाल्लाह क्लियर होगी आपकी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक देसी एग्जांपल देता हूं आपको। आप घर से जब जाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे आप यहां से चले हैं, यहां से आप चले और आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। यहां से आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, यहां से जा रही है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप वेस्ट से इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, दूर घर, दरख्त आपको तेजी से ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अगर नहीं तजर्बा किया तो आज कीजिएगा या कल कीजिएगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, दूर जो घर होते हैं या जो दरख्त होते हैं, वो तेजी के साथ पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। जा रहे होते हैं कि नहीं जा रहे होते? अब असल में क्या होता है, वो दरख्त पीछे की तरफ जा रहे हैं या आप जा रहे हैं? हकीकत में क्या हो रहा है, हकीकत में आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी, तो दरख्त आपको जाते हुए नजर आएंगे पीछे की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे जो घर था, दरख्त था, वो आपको इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। हकीकत में आप जा रहे हैं, हकीकत में आप जा रहे हैं। अब यही एग्जाम्पल अप्लाई करें जमीन पे और सूरज पे। ये जो दरख्त है, ये सूरज है, ये सूरज है। हर रोज सूरज मशरक से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में गुरूब हो जाता है। हर रोज यही होता है ना। तो सूरज जो है वो क्या है आपका, वो दूर घर है,
जो हकीकत में साकिन है, वो जो दरख्त था, वो जो घर था, जो हकीकत में साकिन था, वो सूरज है। जो आपकी गाड़ी है वो आपकी जमीन है। जो आपकी गाड़ी है जिस पे आप बैठ के जा रहे थे, हकीकत में आपकी जमीन मूव कर रही, आपकी गाड़ी मूव कर रही थी। ऐसी हमारी जमीन मूव करे, सूरज मूव नहीं करा। आज के साइंस के मुताबिक ये बात अलग है कि सूरज भी मूव कर रहा है, उसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो हकीकत में क्या होता है, आपकी गाड़ी जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सूरज आपको नजर आता है मशरिक से निकलता हुआ। मतलब हमारा जो सियारा है वो मगरिब से मशरिक की तरफ घूम रहा है, इसीलिए हमारा सूरज मशरिक से निकल रहा है। अगर फर्ज कर ले आपका सियारा इधर से इधर घूम रहा होता तो सूरज आपका किधर से निकलता? मगरिब से निकलता। फिर आपका सूरज मगरिब से निकलता। तो ऐसे दो सियारे हैं जहां पे सूरज मगरिब से निकलता है। इसका मतलब ये है मगरिब से निकलने का कि वो सियारे जो घूमते हैं वो हमारी जमीन की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। कंसेप्ट को उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूंगा, वरना इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मेरा मौजूद है, सुन लीजिएगा जाके, रोटेशन रेवोल्यूशन के ऊपर। ठीक हो गया जी। अब ये रोटेशन थी, ये रोटेशन थी हमारी, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी जमीन घूम रही है, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह देंगे। ऐसे जा रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी कहेंगे इसे। आप पूछता है कभी कभी हमारी जमीन की जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी वेस्ट से ईस्ट ही है, लेकिन क्लॉकवाइज है ऊपर से, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है, ये उलट है घड़ी के, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्क है बेटा, थोड़ा सा आगे चल के आपको समझ आएगी कुछ चीजों की। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं, इसे रेज करता हूं। अब हम जरा रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। अब हम जरा रेवोल्यूशन को देख लेते हैं बेटा। रोटेशन से हमारे दिन और रात बने, हमारे दिन और रात बने। अब जरा देखते हैं हम रेवोल्यूशन को। तो रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? रेवोल्यूशन में हमारे पास जो हमारी जमीन है, जो हमारे प्लेनेट है, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये सूरज है हमारे पास, ये सन है, ये हमारी जमीन है छोटी सी, ये इस तरह से सूरज के गिर्द घूम रही है। इस तरह से सूरज के गिर्द घूम रही है हमारी जमीन, इस तरह से चक्कर लगा रही है। ऐसे चक्कर लगाना शुरू किया यहां से, ऐसे दोबारा जब लगा के आए तो 365 डेज बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 365 डेज बन जाएंगे। और 6 घंटे लगाते हैं ऊपर। कितने घंटे? 6 डेज लगाता है, 6 घंटे और 6 डेज। मतलब जमीन हमारी जो है वो एक रिवोल्यूशन मुकम्मल करने में, एक चक्कर मुकम्मल सूरज के गिर्द करने में कितना टाइम लगाता है? 365 डेज और 6 घंटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 365 डेज का क्या बनता है? 1 साल बनता है। तो जमीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी तो हमारे साल बनेंगे। हमारे ईयर कैसे फॉर्म होते हैं, सवाल बनता है पेपर में, वो रेवोल्यूशन से बनते हैं। डेज एंड नाइट हमारे रेवोल्यूशन से बनते हैं, हमारे सीजन रेवोल्यूशन से बनते हैं। ठीक हो गया। अब 365 डेज तो हो गया ना। अब ये 6 घंटे का क्या चक्कर है? यहीं से हमारा लीप ईयर बनता है। अब लीप ईयर का कंसेप्ट चले आपको बता देता हूं। लीप ईयर, अभी ये जो 2024 है ना, ये लीप ईयर था। ये क्या है? लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिनों का था। 29 फरवरी था 2024 में। 2020 में भी 29 फरवरी था। तो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। क्यों 4 साल के बाद? 6 घंटे एक चक्कर मुकम्मल किया, 1 साल हो गया, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। दूसरा चक्कर मुकम्मल किया, 6 घंटे और हो गए। तीसरा चक्कर मुकम्मल किया, 6 घंटे और हो गए। चौथा चक्कर मुकम्मल किया, 6 घंटे और हो गए। कितने बन गए? 24 घंटे। तो हर चौथे साल ये 6-6 घंटे मिलके एक पूरा दिन बना देते हैं, जो कि जमा होता है फरवरी में जाके। 29 फरवरी होती है, जनवरी फरवरी 28 दिन का होता है। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फरवरी 29 दिनों का होता है। तो लीप ईयर कौन सा ईयर होगा, सवाल ये पूछ लेता है। तो वो साल लीप ईयर होगा जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। मिसाल 2024 है, 4 पे तकसीम करें, पूरा पूरा हो जाए लीप ईयर। 2022 को करके देखें, नहीं होगा। तो यह बात आपको समझ आ गई रोटेशन और रेवोल्यूशन की। अब सूरज के गिर्द जब कोई प्लैनेट घूमेगा तो क्या बनाएगा? वो साल बनाएगा बस। क्योंकि हमने देखना है कि सबसे बड़ा साल कहां पे बनता है, सबसे छोटा साल कहां पे बनता है, कौन से प्लैनेट पे बनता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे सोलर सिस्टम से पहले के। मुझे एक दफा बता दें कि यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसे मैं रेज करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जो हमारा मेन टॉपिक है वही सोलर सिस्टम वाला, उसकी तरफ वापस आता हूं। स्पीड बेटा थोड़ी सी तेज होगी क्योंकि ये हमारा सेमिनार है, इसमें लिखने का थोड़ा सा टाइम आपको नहीं दिया जा रहा होगा, या बाद में लिख लीजिएगा। जो रेगुलर क्लासेस होती है उसमें आपको टाइम दिया जाता है प्रॉपर लिखने का। इसे मैं रेज करता हूँ बेटा। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अब इस अपने का माइंड में 2 कंसेप्ट रखने हैं आपने, ये रोटेशन रेवोल्यूशन वाले, रोटेशन और रेवोल्यूशन वाले दोनों कंसेप्ट अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि इस्तेमाल होंगे। चलें जी,
ये सूरज है जी हमारे, ये हमारे पास सूरज है जी, सन है जी, ये हमारे पास सन है। अब 8 प्लैनेट इस सन के गिर्द घूम रहे हैं, सारे इसके गिर्द घूम रहे हैं, पूरे का पूरा एक सर्कल बना के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम से। एम से हमारे पास जो प्लैनेट बनेगा पहला पहला, वो है जी हमारे पास मरकरी। बना जरा, वो क्या, कौन सा प्लैनेट बना हमारे पास? मरकरी है हमारे पास, जो सूरज के गिर्द घूम रहा है इस तरह से, एक सर्कल बना के, इस तरह से एक सर्कल बना के बना ले जरा। मरकरी है ये हमारे पास पहला पहला प्लैनेट जो सूरज के गिर्द घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसका क्या नाम है? मरकरी है। क्या नाम है ना बेटा? मरकरी, जिसे क्या कहेंगे हम? मरकरी कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? मरकरी कहेंगे हम। ठीक हो गया जी। तो एम से हमारे पास बेटा क्या बनेगा? मरकरी। तो मरकरी के बारे में सवाल क्या बनेगा? मरकरी के बारे में सवाल दो बेसिक सवाल बनेंगे। नंबर 1 कि ये सबसे छोटा प्लैनेट है साइज के एतबार से, इन 8 के 8 में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारे पास? मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लैनेट सोलर सिस्टम में मरकरी है हमारे पास। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन क्या बनेगा? सूरज के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सूरज के सबसे करीब तरीन प्लैनेट कौन सा है? जो बाकी है तो आगे चलेंगे ना वो। तो मरकरी सूरज के क्लोजेस्ट है, सबसे करीब तरीन प्लैनेट जो सूरज के करीब तरीन है वो कौन सा है? मरकरी। सन की बात कर रहा हूं, सन के करीब, अर्थ के करीब की नहीं बात कर रहा। पूछा कर देता है पेपर में, वो अर्थ के करीब भी पूछता है बाज दफा। दूसरा, अब ये करीब है तो इसका सर्कल भी तो छोटा बनेगा, इसका सर्कल भी तो छोटा बना ना, तो ये जल्दी जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगा सूरज के गिर्द। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो साल है वो सबसे छोटा होगा। स्मॉलेस्ट ईयर लिखे जरा, स्मॉलेस्ट ईयर होगा। इसके ऊपर क्या होगा बेटा? हमारे पास सबसे सूरज के गिर्द घूमेगा कोई प्लैनेट तो वो साल बनाएगा, ईयर बनाएगा ना। तो सबसे छोटा साल, सबसे छोटा चक्कर इसका, सबसे छोटा साल भी तो इसी का होगा। 3 क्वेश्चन इसके बारे में बनते हैं, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे क्लोजेस्ट टू सन है, स्मॉलेस्ट है साइज में, और साल भी इसका सबसे छोटा बनता है, साल भी इसका सबसे छोटा साल बनता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एम से हमारे पास मरकरी था, उसके बाद वी है हमारे पास, वी से बनेगा वेनस। वी से कौन सा बनेगा बेटा हमारे पास? वेनस। इधर बनाए VNUS, वेनस। वेनस है जी हमारे पास। दूसरा प्लैनेट कौन सा है बेटा? वेनस होगा जी, वेनस, वीनस जिसे हम कहते हैं, वीनस सेकंड प्लैनेट, तरतीब से सेकंड प्लैनेट, तरतीब से सूरज की तरफ से आएंगे तो सेकंड प्लैनेट वीनस। वीनस बेटा हमारे पास बनेगा। वीनस के बारे में अब सवाल क्या बनती है? एक तो सेकंड प्लैनेट हो गया, ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, वीनस के बारे में बेटा जो मशहूर जमाना सवाल बनते हैं ना, वो ये बनती है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉट से हॉटेस्ट, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइट से ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट सूरज के करीब तो मरकरी को होना चाहिए ना, मरकरी इधर करीब है सूरज के तो ज्यादा हीट इधर पहुंचेगी, क्योंकि इनकी अपनी रोशनी तो होती नहीं है, तो किसी हॉटेस्ट होना चाहिए, मरकरी को होना चाहिए, लेकिन मरकरी नहीं है हॉटेस्ट। तो हॉटेस्ट प्लैनेट और ब्राइटेस्ट, ब्राइट से ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दोनों कौन से हमारे पास? वीनस को कहेंगे। क्यों कहते हैं इसे? हॉटेस्ट क्यों है, ब्राइटेस्ट क्यों है? सवाल ये पैदा होता है, आपको पता होना चाहिए ना। आपने डेटा लगा लिया, ठीक है, लगा लिया आपने डेटा, क्यों, रीजन क्या है? इसे होना चाहिए वैसे तो। रीजन ये है बेटा, पहले हम ब्राइटेस्ट को देख लेते हैं। ब्राइटेस्ट में बेटा मैंने आपको बताया इनकी प्लेनेट की अपनी रोशनी नहीं होती, इनकी अपनी रोशनी सूरज से रोशनी लेती है। तो यहां से ये डायरेक्ट सूरज से रोशनी लेता है, और यहां मरकरी से भी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर पड़ती है। इनका एंगल इस तरह से है कि जो रोशनी सूरज से इधर आ रही है वो भी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है किसकी तरफ? वीनस की तरफ, जिसकी वजह से वो हमें ब्राइटेस्ट नजर आता है, ज्यादा चमक होती है इसके ऊपर वीनस की। शाम को हमें नजर आ रहा था मगरिब की तरफ, शाम को वीनस आप अपनी आंख से भी देख सकते हैं,
ठीक हो गया। अब हॉटेस्ट क्यों है, इसकी हीट क्यों है ज्यादा? हीट इसलिए बेटा, देखिए हर एक प्लेनेट का ना एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली एक ब्लैंकेट है, एक तय है गैसों की। देखिए आपने कोई, मैं सिंपल सादा लैंग्वेज में समझाता हूं। आप लोग जब अपनी गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं और कहीं धूप में अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, और शॉपिंग करने के बाद जब आप बाहर वापस आते हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, तो आपकी गाड़ी में इतनी ज्यादा हीट जमा हो चुकी होती है कि आप बाहर सूरज की गर्मी आपको कम शिद्दत महसूस होती है उसकी। मतलब बाहर आपको इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी आपको गाड़ी में गर्मी लग रही होती है। तो आप शीशे खोल देते हैं उसके थोड़ी सी देर के लिए, एसी चला देते हैं। उसकी वजह क्या है? हालांकि बाहर आप खड़े हुए हैं धूप में, वहां पे आपको कम गर्मी लग रही है, गाड़ी में ज्यादा लग रही थी। वजह क्या थी? वजह ये थी ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो जो गाड़ी है उसका जो शीशा होता है, ये जो उसकी बॉडी है, उसमें से हीट अंदर इंटर तो हो रही थी, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो हम टनल लगाते हैं जिसमें सब्जी काश्त करते हैं, तो वहां क्या होता है? बेसिकली हीट सर्दियों में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हीट इंटर तो हो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, वो तय इतनी मोटी होती है। तो वीनस का चक्कर भी यही है। इसके बाहर जो गैसों का ब्लैंकेट है वो इतना मोटा है कि उसमें सूरज की हीट इंटर तो हो रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से क्या है, वो हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसे कहते हैं ट्विन्स ऑफ अर्थ, जमीन का ट्विन। जमीन का ट्विन कहते हैं बेटा इसे। ट्विन क्यों कहते हैं? ऐसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जब आप रात को सोएंगे तो ये मौजूद होगा, शाम को आपको नजर आएगा, सुबह उठेंगे तब भी मौजूद होगा। तो मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी ये बैठा है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार सवाल पूछता है, किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार ट्विन्स ऑफ अर्थ, जमीन का ट्विन कहते हैं इसे। इसका साइज तकरीबन जमीन के बराबर है, थोड़ा सा कम है, आप इस तरह कह सकते हैं। और ये क्लोजेस्ट टू अर्थ प्लेनेट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ अर्थ होगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ अर्थ होगा बेटा। तो ये क्लोजेस्ट टू अर्थ भी कहेंगे इसे आप। अर्थ जमीन के करीब तरीन सियारा, सूरज के करीब तरीन मरकरी, सूरज के करीब तरीन क्लोजेस्ट टू सन मरकरी, क्लोजेस्ट टू अर्थ प्लेनेट वीनस होगा। अब यहां से एक दो सवाल और बनते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि दिन और रात कैसे बन रहे हैं। दिन और रात कैसे बन रहे हैं? जब ये प्लैनेट अपने गिर्द घूम रहा है, अपने गिर्द घूम रहा है, मतलब रोटेशन। जो मरकरी है ना, ये जो वीनस है ना बेटा, इसकी रोटेशन इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि इस पे जो दिन बनेगा, जिसकी स्पीड स्लो होगी रोटेट करने की, उस पे दिन भी तो बड़ा बनेगा ना। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होने की वजह से वीनस की, इसके ऊपर जो दिन बनेगा वो सबसे बड़ा दिन होगा। लार्जेस्ट डे किस पे होगा? हमारे पास वीनस पे होगा। सबसे बड़ा दिन कौन से उस पे बनेगा? हमारे पास वीनस पे बनेगा। याद रखिएगा, पूछता है सवाल क्यों? क्योंकि ये अपने गिर्द जो घूम रहा है बहुत स्लो घूमता है। क्या है? ये बहुत ज्यादा स्लो है, इस वजह से इसके ऊपर जो दिन बनेगा और दिन और रात होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। क्लियर हो गया? कितनी बड़ी होगी याद रखने की जरूरत नहीं है, कमीशन ने कभी नहीं पूछा। जो गैर जरूरी चीजें होती हैं उन्हें अपने पर नहीं लादना होता। अगर लादेंगे तो आप वजन उठा के चल नहीं पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। टू द पॉइंट हमेशा पढ़ना होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका एक और सवाल बनता है। ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता। मतलब यहां जो दिन सूरज निकलेगा, किधर से निकलेगा? मगरिब से निकलेगा। मतलब ये कि ये देखिए, नॉर्थ है सामने, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ईस्ट है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। हमारी जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। वो क्लॉकवाइज कहेगा या ईस्ट से वेस्ट कहेगा, या ये कहेगा जी यहाँ पे सूरज किधर से निकलेगा? मगरिब से निकलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था अलग से? तो ये वीनस के बारे में सवाल बनते हैं, ये वीनस के बारे में सवाल बनेंगे। उसके बाद हमारे पास अर्थ है, हमारी जमीन। अर्थ को कहते हैं बेटा हम ब्लू प्लेनेट। अर्थ को हम ब्लू, क्योंकि पानी ज्यादा है, 71% पानी है, दूर से ब्लू ही नजर आता है पानी का कलर, तो ब्लू प्लेनेट कहेंगे।
ये वाहिद प्लेनेट है जहां पे जिंदगी है, जहां पे जिंदगी, अर्थ के बारे में तो हमने डिटेल से अलग से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी जो हमारी चल रही है इसके ऊपर तो हम अलग से पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ब्लू प्लेनेट, इसके ऊपर जिंदगी है। सूरज, इसके करीब तरीन सियारा वीनस है, अर्थ के करीब तरीन सियारा वीनस है। अच्छा, अब सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सवाल बनता है। सूरज की रोशनी को यहां से जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो 499 सेकेंड, तकरीबन 8 मिनट और 19 सेकेंड बनते हैं ये। वो आपको 20 सेकेंड भी कह सकता है, 19 नहीं कहेगा तो 20 क्या देगा। 8 मिनट 19 सेकेंड एग्जैक्ट है, 499 सेकेंड लगते सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में। अब इसका एक चांद भी है, इसका एक सैटेलाइट भी है। इनके नहीं है, ना वीनस का कोई चांद है सैटेलाइट है, ना मरकरी का कोई सैटेलाइट है, लेकिन हमारी जमीन का एक चांद है। क्या है? एक चांद है, एक मून है, क्योंकि घूम रहा है किसके गिर्द? जमीन के गिर्द। चांद जो है जमीन का एक सैटेलाइट है जो कि जमीन के गिर्द घूम रहा है। अब चांद की रोशनी भी अपनी नहीं है, वो भी सूरज से रोशनी लेता है। अब चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सवाल है। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकेंड लगे। जब चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। ये बेटा सारे सवाल है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं एक कंसेप्ट के साथ। ये सारे किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, किसी ना किसी पेपर में सवाल ये पूछे गए हैं बेटा। मुझे कोई शौक नहीं है इधर आके मैं जो है ना आपको ये करवाऊं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं वो जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें ऑर्गेनाइज करके एक आसान लैंग्वेज में, एक आसान मेथड के साथ आपको करवा दूं, ताकि आपको याद हो जाए। 2-3 दफा आप रिवाइज करेंगे, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा आपको। शर्त ये आप बनाएंगे इस तरह, जिस तरह मैं बना रहा हूं। अभी आपको लगेगा ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो आसान है, 2 दिन के बाद ये भूल जाएगा सारा। जब तक आप इसे खुद नहीं लिखेंगे, बनाएंगे नहीं। हमेशा मैं कहता हूं कि खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी होगी। मांगे तांगे के नोट्स से तैयारी नहीं होती, एग्जाम नहीं पास होता बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। अर्थ हो गया क्लियर? अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसके बारे में अलग से हम लेके चल रहे हैं क्लासेस को। कितने कॉन्टिनेंट हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारा ज्योग्राफी इसकी अर्थ की हम अलग से पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अच्छा, एम से हमारे पास मरकरी, वी से हमारे पास वीनस, ई से हमारे पास अर्थ। अब क्या है हमारे पास? एम है, एम वेम, एम वेम। ये जो एम वेम है ये सारे के सारे ठोस शक्ल में है। ये क्या है? टेरिटोरियल, मतलब सख्त, इस पे मतलब इनकी जो शेप है वो रिजिड है, सख्त किस्म की इनकी शेप है, हार्ड इनकी शेप है, जमीन के ऊपर जिस तरह जमीन पर हम चल सकते हैं हार्ड है। जो बाकी वाले 4 है ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस, ये पूछता है पेपर में गैसियस फॉर्म में कितनी है और हार्ड फॉर्म में कितने सियारे हैं, इसीलिए मैंने सेग्रीगेट कर दिया एम वेम जे सन, एम वेम जे सन। तो वी से एम से हमारे पास अब क्या बनेगा बेटा? मार्स बनेगा बेटा, यहीं बना ले मार्स। क्या बनेगा बेटा हमारे पास? मार्स, जिसे हम मरीख कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? मरीख कहेंगे बेटा, जिसे हम क्या कहेंगे? मरीख कहेंगे। मार्स बनाए जरा। मार्स के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं सैटेलाइट भेज के ना, कि जिंदगी के कुछ आसार मिल जाए हमें वहां से। मार्स है बेटा मरीख। रेड प्लेनेट कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे? रेड प्लेनेट। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? रेड प्लेनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्स को, क्योंकि यहाँ पे जो रेत है या आयरन ऑक्साइड के जो जरात मौजूद है वो रेडिश कलर की है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट कहेंगे। इसके 2 चांद है बेटा। कितने मून है इसके? 2 मून है। पूछता पेपर में कितने मून है? 2 मून है बेटा। इसके कितने चांद हैं? 2 चांद हैं। ठीक हो गया, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जे। जे से बनेगा बेटा हमारे पास जुपिटर। जे से बनेगा हमारे पास जुपिटर। लिखिए जरा, जे से बनेगा बेटा हमारे पास जुपिटर। जे से जुपिटर बनाए जरा। जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा? जुपिटर बनेगा। जुपिटर
साइज के एतबार से सबसे बड़ा प्लेनेट है बेटा, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे पास साइज के एतबार से जुपिटर। कितना बड़ा है ये सवाल बना है पेपर में। ये जमीन से 11 गुना बड़ा है। सवाल पूछा गया कि जमीन से कितना गुना, 11 टाइम, 11 गुना बड़ा है जमीन से। कितना बड़ा है बेटा ये? गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है ये। और इसे हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। 95 के करीब इसके चांद है बेटा। इसके मून कितने हैं? 95 के करीब है। सबसे ज्यादा इसके नहीं है। सबसे ज्यादा इसके बाद जो एसएससी आएगा ना, सैचुरन, उसके है। पहले इसी का रिकॉर्ड था, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड नहीं है सबसे ज्यादा चांद रखने का। लेकिन साइज इसका बड़ा है। सबसे बड़ा साइज जुपिटर का है, जमीन से 11 गुना बड़ा है। अब देखिए, साइज बड़ा है तो इसकी अपने गिर्द जो रोटेशन है ना बेटा, अपने गिर्द जो चक्कर लगाता है, वो जो स्पीड है इसकी बहुत ज्यादा तेज है। बहुत ज्यादा तेज होने का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी इसने अपना चक्कर मुकम्मल कर दिया, जल्दी जल्दी चक्कर मुकम्मल कर दिया, मतलब दिन छोटा हो गया। तो स्मॉलेस्ट डे होगा इसके ऊपर। हमारे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट डे होगा बेटा। तकरीबन कोई 10 घंटों का दिन बनता है यहाँ पे, तकरीबन 10 घंटों का। यहाँ पे 9 घंटे 50 मिनट का एक दिन बनता है जुपिटर में। क्यों? क्योंकि अपने गिर चक्कर जल्दी से मुकम्मल कर लेता है। यहाँ पे विनस पे लॉन्गेस्ट डे था, सबसे लंबा दिन था, क्योंकि उसकी जो खुद की जो रोटेशन थी वो स्लो थी। फास्टेस्ट रोटेशन की वजह से दिन छोटा हो गया। तकरीबन कोई 10 घंटों का बनता है यहाँ पे दिन। ठीक हो गया। अब यहीं पे ना एक बेल्ट मौजूद है जिसे हम कहते हैं ऑस्टेरॉइड बेल्ट। यहीं पे बना लें। यहीं पे हमारे पास बेटा क्या है? बेल्ट मौजूद है जिसे हम कहते हैं ऑस्टेरॉइड बेल्ट। बनाए जरा, क्या कहेंगे इसे हम? ऑस्टेरॉइड बेल्ट। ऑस्टेरॉइड भी कुछ चीजें होती है। ऑस्टेरॉइड आप कह लेंगे वो प्लैनेट नहीं होते, इरेगुलर शेप होती है और सूरज के गिर्द भी नहीं घूम रहे होते। मतलब होते प्लैनेट की तरह, जैसे पत्थरों का, पहाड़ का, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। 100 किलोमीटर का भी हो सकता है मैक्सिमम। 100 किलोमीटर के भी ऑस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो यहीं पे हमारे पास क्या ऑस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है। वो जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, तो इसकी जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये जो ऑस्टेरॉइड्स है ये जुपिटर के साथ चिपके हुए हैं। इस तरह जमीन के ऊपर हम क्यों मौजूद है? क्योंकि जमीन में ग्रेविटेशन है, हम जमीन के ऊपर चल सकते हैं। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे वो जमीन की तरफ वापस आएगी। क्यों? क्योंकि जमीन उसे खींचती है। जमीन की अपनी एक कशिश शकल है। तो इसी तरह जुपिटर जितना साइज बड़ा होगा उसकी कशिश शकल भी तो उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 50-50, 100-100 किलोमीटर के क्या है? ऑस्टेरॉइड मौजूद है। मतलब बड़े बड़े जमीन के टुकड़े 100-100 किलोमीटर के भी हो सकते हैं, इस बेल्ट में मौजूद है, जिसे जुपिटर ने कशिश शकल की वजह से अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता वो कशिश शकल जुपिटर की खत्म हो गई और ये फ्री हो गए, तो ये सीधे गिरेंगे कहां? जमीन के ऊपर, और जमीन को बर्बाद कर देंगे, जमीन को बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए जुपिटर को कहा जाता है सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ, जमीन का सेफ गार्ड, या गार्ड ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। सवाल बनाया पेपर में, क्योंकि उसने जमीन को गार्ड किया हुआ है, सेव किया हुआ है इन चीजों से, सारे एस्टेरॉइड को पकड़ के जकड़ के। अगर उसने छोड़ दिए तो जमीन का काम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? गार्ड ऑफ द अर्थ जुपिटर को कहेंगे। जमीन से 11 गुना बड़ा है, सबसे बड़ा साइज है। ठीक हो गया। 95 के करीब इसके चांद है। क्लियर है यहां तक? जुपिटर गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में है सारे। क्या है? गैसियस फॉर्म में। उसके बाद आगे चलती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लैनेट एसएसए सैचुरन। एसएसए सैचुरन यही बनाने। एसएसए कौन सा प्लैनेट बनेगा बेटा हमारे पास? सैचुरन। सैचुरन एसएसए बनेगा बेटा हमारे पास सैचुरन। सैचुरन लिखिए जरा, एसएसए सैचुरन। सैचुरन साइज के एतबार से दूसरे नंबर, पहले नंबर पे जुपिटर साइज के एतबार से, दूसरा नंबर पे सैचुरन है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दूसरा बड़ा सियारा। इसके ऊपर क्लियर रिंग मौजूद है। सवाल ये बना है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर क्लियर रिंग मौजूद है? इसके ऊपर
क्लियर रिंग मौजूद है, तो क्लियर रिंग जो है ना इसके ऊपर सैचुरन पे मौजूद है, रिंग सब पे मौजूद है। इसके बाद जुपिटर के बाद सब पे थोड़ी थोड़ी मौजूद है, लेकिन क्लियर जो रिंग है वो सैचुरन पे है। क्लियर जो रिंग है वो सैचुरन के ऊपर है। दूसरा बड़ा है साइज में। तीसरा सवाल ये बनता है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट किसके हैं? तो इसके तकरीबन 146 146 146 के करीब इसके चांद है। तो सबसे ज्यादा जो चांद है सैटेलाइट है वो किसके हैं? सैचुरन के। सबसे ज्यादा जो चांद है बेटा वो कौन से प्लेनेट के हैं हमारे पास? सैचुरन के हैं, सैचुरन के। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यू से यूरेनस। यू से बनेगा बेटा हमारे पास यूरेनस। ये नजर तो आ रहा है ना आपको यूरेनस? अभी एक और बनाना है इसके बाद हमने। हाँ नजर आ रहा है यूरेनस बेटा, सेकंड लास्ट प्लेनेट। सेकंड लास्ट नेपच्यून है, उससे पहले सेकंड लास्ट यूरेनस। सेकंड लास्ट प्लेनेट है हमारे पास। कौन सा प्लेनेट है? सेकंड लास्ट पे। इसमें भी इसकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं इसे हम। ग्रीन प्लेनेट क्या देते हैं इसे हम बार दफा। और इसकी मूवमेंट भी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ईस्ट है। यहां भी सूरज मगरिब से निकलता है। जिस तरह वीनस की जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज, इसी तरह से इसकी भी क्लॉकवाइज है। इसकी भी क्लॉकवाइज है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे मगरिब से सूरज निकलता है। यूरेनस की भी और वीनस की भी दो प्लेनेट ऐसे हैं जहां सूरज मगरिब से निकलता है। मूवमेंट क्लॉकवाइज है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बाकी सब पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। मशरिक से निकलता है हर जगह पे। ठीक हो गया जी। यूरेनस के हवाले से इतना काफी है। मूवमेंट के हवाले से सेकंड लास्ट प्लेनेट है। उसके बाद है जी हमारे पास एन से नेपच्यून। एन से बनेगा बेटा हमारे पास नेपच्यून। नेपच्यून आखिरी प्लेनेट हमारे पास नेपच्यून बनेगा। आखिरी प्लेनेट बेटा कौन सा बनेगा हमारे पास? नेपच्यून। तो नेपच्यून का सर्कल सबसे बड़ा हो गया, एंड पे है, आखिरी है। तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए भी तो बहुत ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा साल तो इसी का नेपच्यून का बनेगा। लार्जेस्ट ईयर कौन से प्लेनेट पे होगा? नेपच्यून पे होगा। लार्जेस्ट प्लेनेट किधर होगा बेटा? नेपच्यून पे होगा। क्यों? क्योंकि उसका सर्कल इतना बड़ा बन रहा है, उसे तो टाइम लगेगा चक्कर लगाते हुए। ठीक हो गया जी, नेपच्यून हो गया क्लियर, आखिरी प्लेनेट। अच्छा, इसके बाद में फारदेस्ट प्लेनेट टू द सोलर सिस्टम। फारदेस्ट, फार दूर, दूर साखर पे है, लास्ट प्लेनेट है। तो फारदेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम नेपच्यून। दूर है तो सूरज की रोशनी भी नहीं जाएगी, ठंड भी होगी वहां पे। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कोल्डेस्ट ठंडा तरीन प्लेनेट नेपच्यून। सूरज से बहुत दूर, फारदेस्ट, और साल भी सबसे बड़ा बनेगा। 3 सवाल बनेंगे। अच्छा, यूरेनस के चांद है तकरीबन 27 के करीब और नेपच्यून के है तकरीबन 14। याद रह जाए ठीक है, वरना छोड़ देना। इनके चांद याद रह जाए कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। कभी शायद पूछे तो कभी नहीं गया, मुझे तो कभी नजर नहीं आए। हाँ, ये पूछता है सबसे ज्यादा किसके पास है, तो वो अब इस वक्त सैचुरन है। तो नेपच्यून हो गया क्लियर। नेपच्यून के बाद यहाँ पे मौजूद था हमारे पास प्लूटो। प्लूटो मौजूद था, जो हमने 2016 में निकाल दिया है, 2006 में निकाल दिया हमने प्लूटो। प्लूटो नजर नहीं आ रहा? चलें जी, प्लूटो कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। अब नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये है जी हमारे पास प्लूटो। प्लूटो को हमने 2006 में निकाल दिया। पूछ लेते कब निकाला हमने इसे सोलर सिस्टम से? 2006 में। क्यों निकाला? असल में यहाँ पे मौजूद है काइपर बेल्ट। यहाँ पे हमारे पास काइपर बेल्ट मौजूद है। लिखिए जरा, काइपर बेल्ट। काइपर काइपर बेल्ट मौजूद है। काइपर बेल्ट में भी ऐसे बॉडीज हैं जो कि ठंडे हैं, बर्फ जमी हुई है जहाँ पे, तो इरेगुलर वे में वो मूव कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्हें निकाल के प्लूटो को काइपर बेल्ट में शामिल कर दिया। उसे अब वो प्लैनेट नहीं कहते साइंसदान, ज्योग्राफिया दान जो हमारे, अब नहीं कहते तो हम क्या कर सकते हैं, ना कहें। प्लूटो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इस तरह से बेटा हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट है कितनी है बेटा? 8 है। कितनी है? 8 है। अच्छा, इसमें अब शाब साकिब के बारे में आपने सुना होगा, मिटियोर्स, कॉमेट्स के बारे में सुना होगा, ऐसे टूटता हुआ तारा। तो जो इसमें आप देखेंगे मिटियोर्स हैं, वो हमारे पास यहीं पे होती हैं, ऐसे तेजी के साथ टूटते हैं, वो जमीन पे नहीं गिरते कभी भी। ये जो एस्टेरॉइड्स है ना, ये टूट के गिरती हैं जमीन पे। इंडिया में पिछले दिनों गिरा था एस्टेरॉइड्स, जो यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट से कभी कभी गिरती हैं टूट से। जो इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलेगा वो गिरेगा। तो गिरे हैं, टूट के गिरे हैं।
जबकि कॉमेट्स जो हैं या जो हमारे पास होंगे इस तरह से, वो नहीं गिरते, क्योंकि वो शूटिंग स्टार जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से आपने देखो जलता हुआ टूटता हुआ तारा वो गायब हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, वो नहीं गिरते कभी भी जमीन पे। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये बने। अब जरा साइज का पूछता है पेपर, एक तो तरतीब देखे एम एम जेसन, वहां तक क्लियर होगी। अब वो पूछता है जी जमीन की जो साइज है वो साइज के एतबार से जमीन कौन से नंबर पे है। अब जरा देखते हैं हम इनके साइज के एतबार से, सबसे बड़ा प्लेनेट सबसे छोटा, देखें सबसे बड़ा प्लेनेट साइज के एतबार से जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैचुरन, इसी तरह से याद करें सैचुरन, तीसरे नंबर पे यूरेनस, चौथे नंबर पे नेपच्यून, चार तरतीब से। जुपिटर सबसे बड़ा, ऐसे कर रहे हैं, जुपिटर सबसे बड़ा, सैचुरन दूसरे पे, यूरेनस तीसरे पे और नेपच्यून चौथे पे, चार हो गए। पांचवें नंबर पे अर्थ है, पांचवें नंबर पे अर्थ है। अर्थ पांचवा बड़ा प्लेनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम अर्थ। अगर वो पूछे सन से तरतीब कितने तीसरे नंबर पे, थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, सूरज से तीसरे नंबर पे, साइज में पांचवें नंबर पे, चार वो हो गए, पांचवें नंबर पे ये याद करना है आपने, तरतीब भी और साइज भी, पांच हो गए। छठे नंबर पे कर ले बेटा वीनस को, सातवें पे मार्स और आठवें पे मरकरी, मरकरी सबसे छोटा, मरकरी सबसे छोटा, चार तरतीब से, पांचवा अर्थ, छठा वीनस, सातवां मार्स और आठवां मरकरी। तो ये इस तरह से उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे सैटेलाइट्स थे जिन्हें हमने चांद कहा था। चांद की भी अपनी रोशनी नहीं होती, वो किसके गिर्द घूमती है, प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं। जिस चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है ना, इनकी भी अपनी रोशनी नहीं होती सैटेलाइट्स की, ये प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं, प्लेनेट सन के गिर्द घूमते हैं, सन अपनी गैलेक्सी में घूमता है। और समझा जी, इस तरह से पूरा एक सर्कल है। ठीक हो गया जी। तो ये बड़ा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया होगा। कोशिश तो मैंने की है आपको सादा लफ्जों में, आसान लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं। तो ये बेटा हमारा तरीका है पढ़ाने का। हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर मौजूद है, इंग्लिश का लेक्चर भी मैंने नोट देखा है आज ओपन है, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, आप देखें जाके सुने। इसी तरह से मैथ के लेक्चर भी मौजूद है, अगर मैथ के नहीं है तो इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में जो है ना मैथ के लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको जितना फैसिलिटेट कर सकें करें। पेड क्लासेस बेटा इसलिए होती हैं क्योंकि पूरी एक टीम बैठी है। हमने सिर्फ ये जो बोर्ड मंगवाया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिस पे आपको करंट अफेयर मिल रहे हैं, ये हमने चाइना से मंगवाया, 10 लाख का सिर्फ वही आया है। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमारी पूरी एक टीम बैठी है, एक स्लाइड बनाता है, मैं टाइम निकाल के वॉइस ओवर करता हूँ, फिर एडिटिंग होती है, फिर आपको अपलोड करके प्रोवाइड किया जाता है। तो पेड क्लासेस उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते बेटा वो खुद भी तो कुछ करें ना, सारा हमारे ऊपर तो ना डालें। खुद कैसे कर रहे हैं मैंने बताया हुआ है कि पास पेपर सबसे पहले करें। वीकली हमारी क्लास होती है फ्री, उसमें आए सुने, टाइम निकालें अपने लिए। अगर आप अपने लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो आपको कोई आकाशन नहीं है कि आप सीट लेने के ख्वाब देखें। तो अपने साथ सिंसियर हो, पढ़े, मेहनत करें। मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेटा। मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की जात ने अपनी किताब में बताया है असूल अपना कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो जुस्तजू करता है। जितनी जुस्तजू करेंगे हमें वही मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मुझसे आपके लिए मेरे लिए नहीं होंगे। मेहनत तो वो एलिमेंट है जिसका जिला अल्लाह पाक काफिरों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है। अमेरिका वाले लीड कर रहे हैं इस वक्त, क्यों कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिया ना उन्हें दुनिया में ही। अब इसकी आप कोई भी लॉजिक बना ले जी, कुफार काफिर के लिए जी दुनिया में ही आखिरत में कुछ नहीं है। भाई ये तो नहीं कहा अल्लाह पाक ने कि मुसलमानों को दुनिया में कुछ नहीं देना। मैंने दुनिया में हमारी भी तो एक नस्ल थी ना, जनरेशन थी, नबी पाक ने जो तैयार की थी उसने लीड किया दुनिया को, किया ना। कसर और कसरा उनके पाँव में पड़े थे, अरूज था। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल थे, हम नहीं है प्रैक्टिकल। माजरत के साथ हम दा लगाने के चक्कर में है, हम इस चक्कर में है कोई मौजूदा हो जाए, कोई शॉर्टकट लब जाए, बस शॉर्टकट नहीं है बेटा। आपके लिए मेरे लिए कभी मौजूदा नहीं होगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं बेटा वो जा सकते हैं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। नंबर इधर मेरा लिखा हुआ है, एडमिशन के लिए किसी ने रब्ता करना है या कोई और इशू है, कोशिश हमारी होती है सबको ओबलाइज करें, लेकिन इंसान है हम भी, आप लोगों की तरह नहीं कर पाते सबको ओबलाइज। जितने मैक्सिमम लोगों को ओबलाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह हम करेंगे।
तो इसके अलावा डेली का आपको लेक्चर मिल ही रहे हैं। करंट अफेयर जिस तरह से हम करवाने हैं, पूरा पाकिस्तान घूमे आप, कोई बंदा आपको इस तरह से करंट अफेयर नहीं करवाएगा। बाकी चीजें भी आपको कोई इस तरह से नहीं करवाएगा। आपने आना हमारे पास है, 1 साल बाद आए चाहे क्यों ना, घूम के पूरा पाकिस्तान। तो कोशिश करें, खुद भी थोड़ा सा काम करें, जितना हमसे हो पा रहा है हम भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा चंद एक बातें थी आपसे जो करनी थी। उसके अलावा आपके जो सवाल है मैं कोशिश करता हूँ